बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, AACR, जो मुखफ़्फ़ है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग जो रूल्स हैं ये कुतुब खानों के अंदर एक कैटलॉगर के लिए क्यों ज़रूरी हैं, एक लाइब्रेरी के लिए ये क्यों अहम समझे जाते हैं, या ये जो कैटलॉगिंग रूल्स है इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों, किस मकसद के लिए, किसने और कब बनाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब AACR को रिप्लेस किस चीज़ ने किया है, वो जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है, और इस AACR की जगह पे अब कौन सा कोड यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है। ये मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको एक तो ब्रीफ हिस्ट्री के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊं। तो चले जी, बढ़ते हम अपनी आज की पहली स्लाइड की तरफ। तो AACR जो कैटलॉगिंग कोड्स है इसकी जो पहली हेडिंग है अगर आप देखें तो वो है मुश्तरक 4 मुल्की कोड। यानी कि ये पहला कोड था जिसको 4 कंट्रीज़ ने मिल के इसके ऊपर काम किया था और इसको बनाया था। यही वजह है कि जो अब इसका नाम है या हिस्ट्री के अंदर इसको 4 मुल्की जो है मुश्तरका कावश या कोड कहा जाता है। एंग्लो अमेरिकन जो कैटलॉगिंग कोड्स है इसकी बैकग्राउंड या इसकी जो हिस्ट्री है कि वो ये है कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स एक ज़रूरी बैनुल अक़वामी कैटलॉगिंग कोड है जिसको अमेरिका की रियासत हाय मुतहदा, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिल के और बहुत सारी लाइब्रेरियों के लिए एक पहली बड़ी कोशिश की थी ताकि हम इज्तिमाई तौर पे कुतुब खानों के वसाइल को पूरी दुनिया के कुतुब खानों के अंदर जो उनके यूज़र्स हैं, उनके जो रीडर्स हैं, उन तक एक फॉर्मेलिटी के तहत, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत सामने लाया जाए ताकि हम जो कैटलॉगिंग कोड्स हैं उनके मसाइल जो है वो एक बेहतर तरीके पे हल कर सके और तमाम जो लाइब्रेरियाँ हैं वो इसको इंतखाब करें और इसके तहत अपनी अपनी जो लाइब्रेरियाँ हैं उनका वो कैटलॉग बनाएं। और इसके साथ साथ वजाहती कैटलॉग के लिए भी इसके लिए कोशिश थी कि जो पहले कैटलॉग थे वो बड़ी बेसिक और बड़ी कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। तो AACR की जो टीम थी या 4 कंट्रीज़ ने मिल के कोशिश की कि नहीं, हम अब वजाहती या डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग जो है उसको फलना फूलना चाहिए या उसके ऊपर काम करना चाहिए कि एक आइटम जो लाइब्रेरी में आती है उसकी जितनी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले 1966 के अंदर जो इसका AACR का पहला एडिशन था वो शाया हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो काम शुरू हुआ था वो 1966 के अंदर काम शुरू हो गया था। इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया, इसके ऊपर जो रूल्स बनाने शुरू कर दिए और इसका जो पहला एडिशन था वो 1967 के अंदर जो है वो तैयार किया गया। और ये याद रहे कि 1967 से लेके ये 2005 तक, जो रिसेंटली हमारे 2005 अभी आज से कोई 17 साल पहले तक ये बाकायदगी से अपडेट होता रहा और चलता रहा, इसके वर्जन आते रहे और इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना अप से अपडेट्स मौजूद हैं। और बाद में जो एडिशन शाया हुए उसके मुख्तलिफ नाम पड़े, मसलन पहले AACR था, फिर AACR2 हुआ, फिर AACR2R हुआ। तो इसी तरह ये आगे आपको मैं बताऊंगा कि इसके जो वर्जन है वो कैसे कैसे चेंज होते गए। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है वो AACR2 बना, फिर AACR2 के बाद ये सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और दुनिया का तकरीबन हर कुतुब खाना इस जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड्स है इसके तहत अपनी लाइब्रेरियों के कैटलॉग जो थे उसको मुरतब करता था और उसको इसने इस्तेमाल किया, चाहे वो किसी भी तर्ज की लाइब्रेरी हो, किसी भी साइज़ की लाइब्रेरी हो, बड़ी हो या छोटी हो। तमाम जो लाइब्रेरियाँ थी उन्होंने इस एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 को जो है वो यूज़ किया और ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स पूरी दुनिया का एक मुश्तरक कोड बन गया। इसके बाद इसका जो पहला ज़ाब्ता है, AACR का पहला बाकायदा जो ज़ाब्ता शाया होता है कि रियासत हाय मुतहदा अमेरिका यानी कि बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में एजेंसियों की तरफ से कैटलॉग को म्यारी बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई थी।
19वीं सदी के आखिर से लेकर 20वीं सदी के वस्त तक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी एसोसिएशन और ब्रिटिश लाइब्रेरी इनफरादी तौर पर या मिल के बाहमी तावन से कैटलॉगिंग के एक कवानीन जो थे उनका एक पहला वो सेट तैयार किया, जिसको कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री ऑफ 1908 इसका नाम दिया गया। कैटलॉगिंग रूल्स के तहत ये पहला सेट था। कल वाले आपने लेक्चर में भी देखा होगा कि मैंने वो ए जो है ए कोड जो थे वो 1908 के अंदर इसके ऊपर काम हुआ और ये पहली दफ़ा उस वक़्त शाये हुए थे। ताहम उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ़ नोयत में मुख्तलिफ़ मुल्कों में किसी और नोयत से चलते रहे, लेकिन फिर इसकी जो बाकायदा दोबारा हिस्ट्री का आगाज़ होता है वो 1967 से होता है। एंग्लो अमेरिकन जो तावन के नतीजे में या उसके पहले जो कैटलॉगिंग रूल्स थे जो 1908 में छपे, इनका पहला और उनके उसके नतीजे में या उसको पैरोकार के उसको फॉलो करके 1908 के बाद मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियाँ और भी इसके साथ शामिल हुई, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है या ऑस्ट्रेलियन है या कैनेडियन लाइब्रेरियाँ हैं। उन्होंने मिल के दोबारा इसके ऊपर काम किया और इसको बेहतर तरीके के साथ सामने लेके आए। और इन चारों मुल्कों की जो पहली कावज थी और इन्होंने इसके ऊपर जो काम किया, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल जो थे उसके 174 जो लॉज थे या इसके प्रिंसिपल थे वो इसके अंदर शामिल किए और फिर इसको एक वजाहत के साथ तमाम ग्रुपों के लिए, तमाम लाइब्रेरियों के लिए, तमाम जो जहाँ कहीं पे भी कैटलॉगर मौजूद थे, इन कोड्स को शाया किया और इनके मुख्तलिफ़ एडिशन जो थे वो शाया होते रहे। और ये जो कवानीन हैं ये अगले तकरीबन जब ये शाया हुए तो अगले 20 साल तक ये बिल्कुल इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। फिर इस तरह इसके ऊपर जो कोड थे उसके ऊपर नज़रसानी हुई 1930 के अंदर। 1930 के अवाइल के दौरान एक आम एहसास ये था कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड पर अब नज़रसानी की ज़रूरत है और इसके ऊपर हमें दूसरा काम जो है वो तब्दीलियाँ करनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त आपको याद होगा कि 1930 जो है 39 के अंदर दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाती है जो तकरीबन 5-6 साल तक चलती है। तो इसकी वजह से दूसरी जंग जब पड़ी तो मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान जो है वो काफ़ी तनाव का माहौल था। तो इस वजह से बरतानवी हुकूमत जो थी उन्होंने इसके अंदर मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया और जो जितने भी उनके मुआहदे हुए थे वो सारे के सारे उन्होंने एक दफ़ा ख़त्म कर दिए। फिर 1949 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने ALA जो था 1949 कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्री ALA के नाम से शाया किया, जो कि 1941 में तैयार किए गए थे। इसकी इब्तदाई काम पर नज़रसानी भी तैयार की गई थी, इसके ऊपर नज़रसानी की गई, दोबारा किया गया, बार बार इसके ऊपर। ये याद रखिएगा कि कोई भी जो बहुत बड़े लर्नर होते हैं या बहुत बड़े जो सीखने वाले या सिखाने वाले होते हैं वो मुसलसल अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करते रहते हैं, अपने काम के ऊपर रिव्यू करते रहते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यूँ जो 1941 में एडिशन शाया हुआ, इस एडिशन में सिर्फ जो पहले एंट्री करते थे और सिर्फ एंट्री के बाद उन्होंने इसके अंदर सुर्खी हेडिंग्स जो है लगाने का तस्वर भी इस एडिशन के अंदर पेश किया था। अच्छा, इसके बाद है जी डिस्क्रिप्टिव जो कैटलॉग है उसकी जानब AA जो है या एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड्स हैं, उन्होंने कैसे उसकी तरफ जो है वो रुख किया और कैसे उन्होंने वजाहती कैटलॉग की जानब पेशकदमी की। ALA 1949 कोड में वजाहती कैटलॉग के जो कवानीन थे या असूल थे वो शामिल नहीं थे, इसलिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इस नोयत के कवायद की जो दस्तावेज़ात थी वो तैयार करने की ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली। इसका पहला नतीजा जो था या नतीजे के तौर पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वजाहती कैटलॉगिंग के कवायद जो थे वो 1949 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में शाया हुए और कवायद को अमेरिकन या ये जो प्रिंसिपल थे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इनको पहली दफ़ा अपनाया और इनको अख्तियार किया, अडॉप्ट किया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो थी 1949 में इस वजाहती कैटलॉगिंग कोड के साथ जो उन्होंने अलग अलग शाया किए थे उनमें मोनोग्राफ्स थे, सीरियल्स थे और कुछ गैर किताबी मवाद के कवायद जो पहले नहीं थे
मोनोग्राफ, सीरियल्स और जो नॉन बुक मटेरियल है उसके जो उसकी कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल उससे पहले नहीं बने हुए थे कि हम अगर कोई गैर किताबी मवाद हमारे पास मौजूद है या कोई आ जाए तो उसको कैटलॉग करने के कोई बाकायदा एक निज़ाम मौजूद नहीं था। तो पहली दफ़ा 1949 में मोनोग्राफ, सीरियल्स और गैर किताबी मवाद का जो था कि उसकी कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल्स यहाँ पे शामिल किए गए थे। उसके साथ ही ALA जो था 1949 और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो 1949 थे उसने 1967 में ACR के बनने से पहले तक या बनने तक जो अमरीकी लाइब्रेरियाँ थी उसको वजाहती कैटलाग वहाँ पे चल रहा था और वो वजाहती या डिस्क्रिप्टिव जो कैटलाग है तफसील के साथ इंफॉर्मेशन वहाँ पे वो दे रहे थे और अपनी अपनी लाइब्रेरियों के अंदर उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा नाम है जिसका AACR में बड़ा किरदार है। यकीनी तौर पे हमें उससे ये भी हमारा वैसे रवायत भी हमारी है कि बीइंग अ मुस्लिम हम अपने बड़ों को बड़ी अदब देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी तकरीम में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो यूँ हम भी बीइंग अ प्रोफेशनल लाइब्रेरी साइंस के अपने हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी जो कारकर्दगी या उनके जो काम थे उनको सराहना हम पे बड़ा फ़र्ज़ है और हमें ज़रूरी समझा जाए तो हमें उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो ये जो एक नाम है लुबेट ज़की, ये अमरीकी लाइब्रेरियन था। अमेरिका की लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 1951 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सेमोर लोबेट्ज़की को ALA 1949 कोड का तनकीदी उसके ऊपर तनकीद और मुताला करने के बाद इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप काम करें और हमें इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं कि इसके ऊपर जो कोड्स पहले बने हुए हैं लाइब्रेरी ऑफ अमरीकी जो यूज़ कर रही हैं उनको आपने देखना है और आपने हमें इसकी रिपोर्ट पेश करनी है कि क्या इसके अंदर तरमीम और हो सकती हैं, नहीं हो सकती, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो यूँ जो लोबेट ज़की था उसने अपनी रिपोर्ट कैटलॉगिंग रूल्स और प्रिंसिपल 1953 में एक ये शाया की जिसमें एक जैसे हालात के लिए डुप्लीकेट और ओवर लैपिंग कवानीन फ्राहम करने वाले केस पर मबनी कोड के बजाय अच्छे तरीके से बहुत से असूल जो थे जिनमें पेचीदगियाँ बहुत कम थी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एडवांस चीज़ें थीं उसकी तरफ उन्होंने एक इशारा दिया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमें अब मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें इसके ऊपर काम करने के लिए सिर्फ़ एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि बहुत सारे अफराद को इसके अंदर शामिल करना चाहिए। तो इसके फेवर के हवाले से या उसने जो इसकी वकालत की उसके लिए एक और कैटलॉगिंग कोड जो नज़रसानी कमेटी बनाई गई थी। इसी के जो लोबेट ज़की था उसके ही मशवरे के ऊपर उसकी रिपोर्ट के ऊपर ही एक नई कमेटी बनाई गई जिसने दोबारा इसके ऊपर काम किया और इसको अमूमी तौर पे इस जो कमेटी थी उसको इस लोबेट ज़की था 1956 के अंदर इसको इसका एडिटर मुकर्रर किया गया। इसका जो इसने इसको तैयार करना था तो एडिटर के तौर पे इसने काम किया और 1960 में उसने ज़ाब्ता कैटलॉगिंग रूल्स तैयार कर लिए उस कमेटी की मुशावरत से और पहली दफ़ा मुसन्नफ़ और उन्वान का इंदराज जो था वो एक नामुकम्मल जो मसूदा था उसके तौर पे यानी कि ये लाजमी करार दिया गया कि मुसन्नफ़ और उन्वान का इंदराज हमने ज़रूर करना है और बुनियादी तौर पे हमने इसको करना है। तो इसके बाद फिर अगला जो स्टेप था वो सबसे अहम स्टेप है जिसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई जो कैटलॉगिंग कोड्स थे। ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटलॉगिंग कोड से मुराद क्या है। हम बाज़ औक़ात तो पूरा लेक्चर सुन जाते हैं और आखिर पे पता ही नहीं लगता हमें कि ये कैटलॉगिंग जो कोड्स हैं ये हैं क्या। बेसिकली कोड्स जैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपनी कुछ कोड्स बना लेते हैं, कोड्स ऑफ एथिक्स होते हैं, कोड्स ऑफ सर्विसेज होते हैं, कोड्स ऑफ बिज़नेस हैं या कुछ और भी कोर्स लाइफ के अंदर हैं, सोशल साइंसेस जो है हमारी उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। हम अपनी अपनी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ढांचा बना लेते हैं तो उसके अंदर हम रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अपने काम सर अंजाम देते हैं। तो सेम इसी तरह जो कैटलॉगिंग कोड्स हैं इनका मकसद भी यही है कि हम जो कैटलॉग करें उसको या किसी लाइब्रेरी की जो कैटलॉगिंग कर रहे होते हैं, किसी आइटम की कोई लाइब्रेरी की फ़हरिस्त मुरतब कर रहे होते हैं तो उसको भी बाकायदा तौर पे
बड़े मुनज़्ज़म और शानदार अंदाज के साथ उसको यूटिलाइज़ किया जाए और उसको तहरीर किया जाए, ताकि कहीं पे भी आए तो उसके अंदर हमारा जो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो ज़ाहिर ना हो, बल्कि हम प्रोफेशनल लगे, कि एक यकसानियत हो तमाम कुतुब खानों के अंदर। और वो उसी सूरत में आ सकती है जब हम किसी कोड का इस्तेमाल करेंगे या किसी हम प्रिंसिपल्स और किसी लॉ का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ही हम एक बेहतर जो कैटलागर बन सकते हैं और बेहतर कैटलाग जो है वो आप फ्राहम कर सकते हैं। तो इन कोड्स की जो हिस्ट्री में पेरिस कॉन्फ्रेंस जो थी AACR के लिए ये संग मील साबित हुई। AACR और कैटलागिंग की तारीख का ये एक अहम साल है या एक अहम वाक़या है कि 1961 में सिर्फ़ और सिर्फ कैटलागिंग के असूलों पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर। और इसमें पूरी दुनिया से बहुत सारे जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने शमूलियत अख्तियार की और उनकी बड़ी डिस्कशन हुई। यही जो पेरिस की जो कैटलागिंग असूलों पर पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी, तो उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से भी शमूलियत हुई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी साहब जो थे उन्होंने उर्दू के अंदर या उर्दू जो हमारे मुसन्नफ़ीन थे उनके लिए कैटलागिंग जो रूल्स थे वो मुरतब किए थे, और वो बड़े कामयाब भी हुए और पाकिस्तान के अंदर आज भी वो चलते हैं और उसी के तहत हम उसको लेते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी, कल जो मैंने इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी दी भी थी कि इसके जो इसने रूल्स आथर रूल्स बताए मुसन्नफ़ के बारे में, जो उसने एक पाकिस्तानी हालात के अंदर रहते हुए कैटलाग बनाने को उसने कैसे कहा था कि आप जब पाकिस्तानी नाम हो तो उसको आप कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है मुझे अभी भला? कि AACR जो था इसके ऊपर सबसे पहले 1961 के अंदर जो पेरिस में कैटलागिंग असूलों पर पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें मुसन्नफ़, उन्वान, कैटलाग और कैटलाग में उन्वानात के इंतखाब और शक्ल का जायज़ा लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा 12 असूलों के ऊपर एक नया जो था वो प्रिंसिपल सामने आया, और जिसको 12 प्रिंसिपल्स फॉर कैटलागिंग जो है वो भी कहा जाता है, असूल समझ लें या पेरिस असूल समझ लें। एंग्लो अमेरिकन तावन कोड या जो था या कोलब्रेशन थी, उस पर नज़रसानी के लिए पहले ही लिबर्टज़की जो था और पेरिस के असूलों के तहत वो पहले ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके काम को अप्रूव किया गया और उनको बेहतर तौर पे समझा गया, और उसके ऊपर मज़ीद कांट छांट करने के लिए मज़ीद कमेटियाँ बना के जो हमें पेशरफ्त देती है 1966 की, जब हम कैटलागिंग कोड्स की तरफ AACR की तरफ बढ़ते हैं। तो यूँ पहला एंग्लो अमेरिकन कैटलागिंग जो रूल्स थे 1967 के में 2 मुख्तलिफ एडिशनों में शाया हुए। इसके 2 एडिशन थे। जो 1967 में पहला AACR का बाकायदा मुनज़्ज़म कोड जब शाया हुआ तो इसके 2 हिस्से थे, 2 इसके पार्ट थे, या 2 इसको हिस्सों में मुख्तलिफ एडिशनों में शाया किया गया था। एक जो था उसको अमेरिका के लिए शुमाली अमरीकी मतन और बरतानिया के लिए बरतानवी मतन या बरतानवी टेक्स्ट की सूरत में इसको शाया किया गया था। AACR अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कि AACR जो है इसको 1962 के अंदर इसके कितने एडिशन शाया हुए थे? तो 2 एडिशन शाया हुए थे, ये याद रखिएगा। एक था अमरीकी जो लिटरेचर या अमरीकी जो मवाद है, मटेरियल है, उसके लिए, और दूसरा था बरतानवी जो टेक्स्ट था या बरतानवी जो पब्लिकेशंस थी उनके लिए था। AACR अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हम ALA लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरी एसोसिएशन, UK और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इनका मुश्तरका जो कोशिश थी, और उसके में ये पहली मरतबा 2 एडिशनों के अंदर शाया हुआ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो आपस में मिनट्स थे और वर्किंग पेपर्स के तबादले और एक दूसरे की जो मीटिंग्स हुई थी उनके अंदर मुसलसल ये बाद में भी, ये शाया करने के बाद में भी ये आपस में रवाबत में रहे, राब्ते में रहे और इसके ऊपर मज़ीद काम करते रहे। याद रखिएगा कि जब भी कोई काम हम करते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है, अब ये नहीं है कि वो जब एक दफ़ा शाया हो गया तो दोबारा उसके ऊपर लोग काम ही नहीं कर रहे, बल्कि वो एक बहुत बड़ा इदारा है। जैसे AACR को शाया किया जाता है या ये काम करता है या ये प्रिंट होता है, तो ये बहुत बड़ा एक ख़त्म होने वाला काम नहीं है, ये इसके ऊपर मुसलसल आगे बढ़ने वाला काम है, और इसके ऊपर लोग जो है
वो आप मज़ीद काम करते रहते हैं, कमेटियाँ बनती रहती हैं, इसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं, इसमें नई चीज़ें आती रहती हैं, इसके अपडेट्स जो हैं वो मार्केट में आती रहती हैं। तो यूँ इस तरह मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ जो लाइब्रेरियाँ हैं, इसका हिस्सा हैं और वो इसके ऊपर मुसलसल काम कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद है जी AACR के 3 हिस्से हैं, बल्कि ये 3 2 हिस्से हैं इसके। तो AACR जो है बुनियादी तौर पे इसके 2 हिस्से हैं। AACR की दोनों इबारतें बुनियादी तौर पर ये 3 पार्ट्स के अंदर है। हिस्सा अव्वल जो है उसका उन्वान था इंदराजी और सुर्खी, इंदराज सुर्खी यानी कि एंट्री ऑफ हेडिंग्स, कि जो आपके पास हेडिंग्स हैं उसके तहत आपने किसी भी किताब की जो आपकी लाइब्रेरी में आती है उसको आपने उसको मद्देनज़र रख के उसके ऊपर तय करना है और वो टाइटल देना है। इसमें 5 चैप्टर थे। पहला हिस्सा जो था इसमें 5 चैप्टर हैं जो पेरिस के असूलों, ALA 1949 के कवायद और लोबेट्ज़की जो था उसके 1960 के अंदर जो उसने प्रिंसिपल दिए थे उनके ऊपर ये मबनी थे। हिस्सा जो दोम था इसका, उसका उन्वान जो था उसके अंदर 4 चैप्टर थे, या इसके अंदर जो दूसरे हिस्से में पहले जो हिस्सा था उसमें 5 चैप्टर थे और दूसरे में इसके 4 चैप्टर थे, जिसके अंदर दूसरे हिस्से के अंदर उन्वान और उसकी डिटेल उसके अंदर दी गई थी कि और उसके जो रूल्स थे उन्वान के और डिटेल के, वो इस दूसरे इसके जो हिस्से थे उसके अंदर शामिल थे, जिनमें LC 1949 के कवानीन की नज़रसानी शुदा जो शक्ल थी वो भी इसके अंदर शामिल थी। जो हिस्सा 3 है उसका उन्वान गैर किताबी मवाद था। सॉरी, ऊपर मैंने 2 का जिक्र किया तो 3 थे, ये 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा 5 चैप्टर पर मुश्तमिल था और उसके अंदर टाइटल और हेडिंग्स थी। उसके असूल डिस्कस हुए। दूसरे हिस्से में 4 इसके चैप्टर थे और उसके अंदर जो है टाइटल और उसकी डिटेल शामिल थी। और तीसरा जो इसका हिस्सा था उसके अंदर नॉन बुक मटेरियल या गैर किताबी मवाद जो था वो इसके अंदर शामिल था और इनके ऊपर डिस्कशन थी, और दोनों की जो है गैर किताबी मवाद के इंदराज और वजाहत दोनों के कवायद इसके अंदर मौजूद थे। हर जो एंट्री थी, हर जो आइटम थी उसमें जब कोई एंट्री करते थे, इंदराज करते थे, और सुर्खी के लिए जो ज़मीमा या मुख्तसर जो उसकी इंट्रोडक्शन होता है उसकी फ़हरिस्त साजी के कवायद भी वहाँ पे बयान किए गए थे कि आपने अगर किसी चीज़ की कोई मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो कैसे देंगे। इसके बहुत सारे दूसरे वर्जन भी इसके अंदर शामिल थे और एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। याद रखिएगा कि 1969 से 1975 तक इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रहीं, और तब्दीलियाँ होने के बाद क्या हुआ ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि AACR जो यहाँ पे शायद मैं मेंशन नहीं कर पाया, वो ये था कि AACR का पहला एडिशन कब शाया हुआ, 1967 के अंदर। इसका ये था AACR अकेला था। याद रखिएगा कि 1967 के अंदर जो AACR पब्लिश हुआ वो अकेला AACR है। AACR 1 शाया हुआ 1978 के अंदर, नहीं सॉरी 1967 के अंदर, यानी कि 1 साल बाद उसको AACR 1 का नाम दिया गया। तो आगे जाके मैं इसकी डिटेल भी बता दूंगा। तो जो इसका दूसरा एडिशन था, प्रॉपर एडिशन था, वो 1967 के अंदर जो है इसका AACR 1 के नाम पे वो शाया हुआ। अकेला AACR 1967 के अंदर और 1968 के अंदर 78 यानी कि सॉरी 68 के अंदर, और वो इसका AACR 1 के नाम पे ये सामने आया और ये शाया हुआ। और इसके ठीक 10 साल बाद जो AAC के ऊपर काम कर रही थी टीम थी, जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, इसको कहा जाता है JSC। ये बाज़-औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है JSC से क्या मुराद है, तो इससे मुराद जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है। तो उसने इसके ऊपर नज़रसानी की और इसका जो था AACR जो 2 था वो 1978 के अंदर इसको पब्लिश कर दिया। और इसके अंदर दूसरे एडिशन के अंदर अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो थे इसको बाकायदा इसका दूसरे एडिशन के नाम पे इसको जाना और पहचाना जाने लगा। और इसके अंदर एक इजाफी चीज़ ये भी हुई कि इसके अंदर बरतानवी जो लहजा था या बरतानवी जो हिजे थे या बरतानवी जो स्पेलिंग थे वो भी इसके अंदर अपनाए गए या इसको अख्तियार किया गया, इससे पहले नहीं था। आपको शायद याद होगा कि ब्रिटिश और जो अमेरिकन लैंग्वेज है इसमें स्पेलिंग की काफ़ी वो डिफरेंस है।
बोलने का अंदाज सेम है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो 90 जो दूसरा एडिशन था 1978 के अंदर जो शाया हुआ ACR का, तो उसके अंदर पहली दफ़ा जो बरतानवी हिजे थे या पंक्चुएशन थी उनको यूज़ किया गया था। ACR जो 2 है इसका स्टाइल भी वो डिफरेंट था, जिसको शिकागो मैनुअल स्टाइल जो आपने देखा होगा, हमने पहले भी शायद किसी मेरा ख्याल लेक्चर में इसका जिक्र हुआ था। शिकागो मैनुअल स्टाइल APA है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टाइल मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो जो दूसरा इसका एडिशन ACR 2 था जो 1978 के अंदर शामिल हुआ, तो उसके अंदर उसका जो फॉर्मेट था वो शिकागो मैनुअल स्टाइल के ऊपर इसको अडॉप्ट किया गया और इसके अंदर अल्फाज जो थे बरतानवी हिजे वो इस्तेमाल किए गए। अच्छा, जो ACR 2 था इसको दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया था। इसका हिस्सा अव्वल था जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक है, यानी कि ACR 2 का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर 13 चैप्टर है कुल, जिसमें उन्वान है, तफसील है और तफसील के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बयान की गई है इन पहले हिस्से के अंदर, या पहले जो है इसका जो है 1 से लेके 13 चैप्टर हैं उसके अंदर, जिसमें किताब के कवायद का अहाता भी किया गया है। हिस्सा दोम जो है उसका जो है वो 14 से लेके 26 तक है। हिस्सा टोटल इनके जो ACR है 2 हिस्सों के ऊपर है और इसके अंदर टोटल 26 चैप्टर हैं। पहले हिस्से में 1 से लेके 13 तक चैप्टर शामिल है और दूसरे में 14 से लेके 26 तक जो है वो चैप्टर शामिल है। और जो चैप्टर 21 और 21 से 22, 23, 24, 25, 26 जो है, यानी कि 6 जो आखिरी चैप्टर हैं उनमें उन्वान, यकसा उन्वानात और हवाला जात जो है वो डिस्कस किए गए हैं। हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम का आगाज़ जो है वो हमेशा, जो भी दोनों हिस्से हैं, दोनों जो इसके पार्ट हैं, या दोनों इसके दो हिस्सों का आगाज़ जो है वो इंट्रोडक्शन से होता है, उसमें डिटेल दी जाती है और बताया जाता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। दोनों हिस्सों में जो असूल अपनाए गए हैं वो आम से ख़ास की तरफ है, यानी कि जर्नल से स्पेसिफ़िक की तरफ वो जाते हैं। टॉपिक्स जो हैं वो जर्नल से स्पेसिफ़िक की तरफ जाते हैं। तो हिस्सा दोम जो है इसके अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानों में बड़े हरूफ तर्जी मुखफ़फ़ात जो होती हैं इनसे लुगत और उन्वानात के इब्तदाई जो मज़ामीन हैं इनको जो दूसरे हिस्सा है उसके अंदर डिस्कस किया गया है। ACR का जो पार्ट 1 है इसके अंदर थोड़ी सी अब मज़ीद इसमें डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो हिस्सा अव्वल है, लाइब्रेरी के तमाम मवाद की वजाहत के लिए बुनियादी असूल जो है वो बाब 1 में पाए जाते हैं कि लाइब्रेरी के तमाम मवाद को जानना, पहचानना, आप लाइब्रेरी मटेरियल जो है वो कौन सा है, किस तरह का होता है, कैसे करना है, तो उसका जो सारी डिस्कशन है वो चैप्टर 1 में है, जो इन तमाम असूलों को मुतय्यन करता है जो आम काबिल इतलाक़ होते हैं। यानी कि उसके अंदर पहला जो चैप्टर, जैसे मैंने ऊपर आपने देखा होगा कि ये दोनों चैप्टर में जो दोनों हिस्सों में जो पहला चैप्टर है ये स्पेसिफ़िक इंट्रोडक्शन है कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है, इनके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने कवर करना है, कैसे करना है। तो ये सारा जो है एक गाइडलाइन या एक लाइन ऑफ डायरेक्शन या एक ट्री है जो वो इस पहले चैप्टर के अंदर मौजूद है। 2 से लेके 12 तक के हर बाब के अंदर एक मखसूस किस्म के मवाद की वजाहत के लिए असूल फराहम किए गए हैं, यानी किताबें, पम्फलेट, तबादशुदा शीट्स हैं, कार्टोग्राफिक मवाद है, मखतूतात हैं, मौसीकी है, आवाज़ की रिकॉर्डिंग है, मोशन पिक्चर्स हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग, ग्राफिक मवाद, मशीन से पढ़ने के काबिल डाटा फाइलें, ये सारी की सारी जो हैं वो आपके बाब नंबर 12 तक जो है ये मिलती हैं और हर एक के लिए अलग-अलग जो है वो चैप्टर मखसूस है कि किसको आपने कैसे तय करना है। जब 1988 में फाइलें कंप्यूटर्स ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया तो माइक्रोफॉर्म और जो सीरियल्स थे इनको अब चैप्टर नंबर 13 में रखा गया है और वहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद है जी चैप्टर 2 है, इसका हिस्सा 2 है जो ACR 2 का। उसके अंदर क्या है कि वही बात कि पहला जो इसका चैप्टर, इसके अंदर सारी डिटेल दी हुई कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और इसके जो बाकी नाम हैं उनमें जो बाकी चैप्टर्स हैं या बाकी जो अबवाब हैं उसमें ज़ाती नामों, जोग्राफियाई नामों और कारपोरेट नामों के उन्वानात की तख्लीक के लिए असूल दिए गए हैं 22 से 24 तक। हिस्सा 2 का अगला बाब जो है 25 बाब है
ये किसी ऐसे काम के लिए यकसा या म्यारी उन्वान की तख्लीक से मुतल्लिक है जिसकी शक्ल और मवाद में बहुत से मज़ाहिर या मुख्तलिफ हो सकते हैं। आखिरी बाब जो इसका है दूसरे हिस्से का, उसमें यकसा उन्वान की मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ शक्लों से हवाला जात की तख्लीक के कवायद शामिल हैं। मतलब एक नाम है, एक मिलता जुलता नाम है, तो उसको आपने कैसे लिखना है। एक टाइटल है, उसके मिलते जुलते टाइटल हैं, सेम टाइटल हैं, तो आपने उनको कैसे लिखना है। तो ये सारे कवायद जो हैं उसके बाब नंबर 26 के अंदर दिए गए हैं। तो यूँ हर एक जो 13 चैप्टर हैं दोनों हिस्सों में, तो हर एक के लिए अलग-अलग जो है वो स्पेसिफिक बनाया गया, जिसके अंदर जाके आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ACR 2 जो है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है, ये याद रखिएगा कि जो अब यहाँ तक हमने बात की है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 तक, और इसके बाद क्या हुआ कि इन तमाम सालों के अंदर जो ACR 2 था वो अपडेट होता रहा, चलता रहा और बहुत अच्छा चलता रहा। तो हर 10 साल बाद इसकी नई अपडेट आती रही। दूसरे एडिशन को जो दूसरा एडिशन 1978 के अंदर छपा था या शाया हुआ था, उसको 1988 के अंदर दोबारा इसको रिवाइज़ करके शाया किया गया और इसका नाम पड़ा AACR 2R। AACR 2R, ये आगे मैंने उर्दू में लिखा हुआ भी है, जो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि AACR जो है, AACR 2R, ये इस तरह से दोबारा ये शाया हुआ 1988 के अंदर। इसका दूसरा जो 2R का जो रिवाइज एडिशन शाया हुआ, दोबारा शाया, वो 10 साल बाद हुआ 1998 के अंदर। और फिर इसको तकरीबन इसके 4 साल बाद 2002 में भी इसकी अपडेट जो थी वो शामिल हुई, और इसको जो मुख्तलिफ नाम दिए गए। मसलन पहला जो एडिशन था AACR 2 था, उसको रिवाइज़ करके जो 1988 में रिवाइज़ हुआ उसको AACR 2 का नाम दिया गया। आप उसको देख भी सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है ना इसके ये नाम तब्दील होते रहे। फिर 2002 के बाद 3, 4 और 5 में हर साल जो है इसके अंदर डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन वो शेयर होती गई और इसकी तरमीम आती गई। ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग जो रूल्स है, आप इसकी एक वो किताब की जो बुनियाद है उसका फ्रंट पेज आप उसकी पिक्चर भी साथ देख रहे हैं। ACR 2 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल ने मुश्तरका तौर पर शाया किया है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की अशात कमेटी ऑफ प्रिंसिपल्स कॉप के ज़ेर एहतमाम है। ये कॉप जो है, अब इसको भी ये एक अब्रीविएशन यूज़ होती है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो आपने इस कॉप को भी अच्छे तरीके से आप इस अब्रीविएशन को ज़रूर आपने चेक करना है कि कॉप क्या होती है। तो इसका मतलब है, आप ऊपर मैंने इसको वो मेंशन भी कर दिया है कि कमेटी ऑफ प्रिंसिपल्स, तो ये इसको लुक आफ्टर करती है, इसकी गवर्नेंस जो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की, कि इसको 3 इदारे मिल के इसको प्रिंट करते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, जिनको कोप कहा जाता है, कमेटी ऑफ प्रिंसिपल्स, इसके ज़ेर तमाम है। ये अब इसकी ज़िम्मेदारी इसके पास है। कोप ऑफ ACR कमेटी ऑफ प्रिंसिपल्स, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? द को पब्लिशर्स ऑफ ACR के जो को पब्लिशर हैं इसके साथ मिल के जो इसको शाया करते हैं वो इसके अंदर हैं। जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ऑफ रिवीजन ऑफ ACR फ्रॉम अक्टूबर 2007 टू जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ RDA, ये दूसरा इसके दूसरी टीम होगी। और तीसरा जो है AACR फंड कमेटी, जो फंड करती है, पैसे देती है। तो ये 3 जो हैं ये मिल के इसको AACR 2 को इसकी जो कमेटी के अंदर शामिल है और ये काम करते हैं और ये इसको शाया करवाते हैं। अच्छा, AACR की है जी, क्या है जी, इसका मुख्तसर एडिशन भी है। जैसे वो आपको मालूम होगा कि जैसे DDC का एक मुख्तसर एडिशन है ना, बिल्कुल स्मॉल लाइब्रेरीज़ के लिए यूज़ होता है, तो सेम इसी तरह एंग्लो अमेरिकन जो कैटलॉगिंग रूल्स है इसका भी एक मुख्तसर सा एडिशन है, जो छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ इसको यूज़ करती हैं। इन लाइब्रेरियों के लिए जिन्हें AACR 2 के मुकम्मल एडिशन AACR 2 में मौजूद तफसीलात की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जो छोटी लाइब्रेरी हैं, तो वो इसको मुख्तसर एडिशन को शाया या यूज़ करती हैं। और इनके लिए एक आसान मुख्तसर ये जो वर्जन है इसको माइकल गॉरमैन ने तैयार किया था। जो ये मुख्तसर एडिशन है ये माइकल गॉरमैन ने किया था। ये याद रखिएगा, माइकल गॉरमैन वही है जिसने लाइब्रेरी की टाइप्स मुकर्रर की थी कि 4 बुनियादी टाइप्स होती हैं। और ये माइकल गॉरमैन है, ये AACR के एक मेन एडिटर भी हैं।
और ये जो मुख्तसर एडिशन है ये 1981 में शाया हुआ, और इसके बाद 1989, 1999 और 2004 में भी इसके ऊपर नज़रसानी की गई थी। ACR जी जी, ये वाले बिल्कुल, ये 4 टाइप्स इसने दी थी माइकल गॉरमैन ने। अच्छा जी, इसके बाद है कि ACR की ट्रांसलेशंस भी हो चुकी हैं बहुत सारी ज़ुबानों के अंदर। ये भी एक इसकी खसूसियत है कि इसको मुख्तलिफ जो लैंग्वेज है उसके अंदर ट्रांसलेट किया गया है। जैसे DDC थी, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम थी, तो उसकी एक बड़ी खूबी ये है कि उसको वो कॉपीराइट फ्री है, कॉपीराइट फ्री। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जो DDC के जैसे एक उसको भी ट्रांसलेशन की सहूलत फ्राहम कर दी गई है, और उसको ट्रांसलेशन फ्री कर दिया गया कि किसी भी ज़ुबान के अंदर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो DDC को ट्रांसलेट कर सकता है, ये राइट दे दिए गए हैं साथ ही। तो इसी तरह जो ACR है इसके अंदर भी ये खसूसियत है कि आप इसको अपनी ज़ुबान के अंदर भी ट्रांसलेट करके इसको छपा सकते हैं। जो मशहूर जो ज़बानें हैं जिनमें अरबी, चीनी, लिटवानियन जो है, या लातीनी ज़बान जो है, पुर्तगाली और हिस्पानवी, या और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है इसको ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो टॉपिक, अगला टॉपिक है, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा भी और कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल भी ये दिखाऊं कि ACR को आप जो है ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन एक्सेस ये कहाँ से कर सकते हैं, कैसे मिलता है, और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ACR जो है, इसको ACR को कैटलॉगर डेस्कटॉप पर और RDA टूल किट की मदद से आप ऑनलाइन इसको यूज़ कर सकते हैं। कैटलॉगर डेस्कटॉप और RDA टूल किट, इसकी मदद से आप जो है इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ताहम इनको ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कैटलॉगर डेस्कटॉप को सब्सक्राइब और उसकी ID या उसकी मेंबरशिप या उसको सब्सक्राइब करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर आप इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। कैटलॉगर जो डेस्कटॉप है, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का एक वेब पर मबनी कैटलॉगिंग दस्तावेज़ात की रुकनीत की एक सर्विस है, और इसी तरह जो है वो RDA टूल किट जो है, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त और एक मुस्तकिल और मरबूत ब्राउज़र पर मबनी ऑनलाइन प्रोडक्ट है, जिसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन जो फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसको CILIP क्लिप भी कहा जाता है, उसने इसको RDA टूल किट को शाया किया है, जो सार्फिन को या यूज़र को या कैटलॉगर जो हमारे हैं उनको फ़हरिस्त साजी से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात और वसाइल के मजमूए के साथ मुकम्मल तौर पे तावन या तामल करने की इजाज़त फ़राहम करता है। तो ये RDA टूल किट और जो RDA कैटलॉगर डेस्कटॉप है, इसके बारे में यकीनी तौर पे शायद अगर आप, मेरा ख़्याल है कि आपको पहले मालूम नहीं होगा, तो ये पहली दफ़ा मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसका इमेज दिखाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा कि इसको प्रैक्टिकली भी आपको वहाँ पे जाके आपकी इसकी मेंबरशिप लेने का तरीका या इसको सब्सक्राइब करने का तरीका भी बता दूं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कैटलॉगिंग के हवाले से। तो कैटलॉगर डेस्कटॉप और RDA टूल किट के बारे में मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो ये दो जो चीज़ें हैं ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए ACR2 को, कैटलॉगर डेस्कटॉप और RDA टूल किट जो है वो आप ज़िंदगी के अंदर लाइब्रेरियन बतौर प्रोफेशनल आप कहीं पे भी जॉब करें तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। ये है जी ऑनलाइन जो है एक्सेस टू ACR जो है उसके लिए। ये ऊपर आप देखें लेफ़्ट साइड पे टॉप के ऊपर तो RDA टूल किट है। ये जो RDA टूल किट जहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको इसकी जो है वो इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको ये लॉगिन और पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप इसके अंदर जाके एंटर हो सकते हैं RDA के लिए। और इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़, ये AACR भी है। नीचे आप देखिए RDA के नीचे इसकी इमेज मैंने लगाया हुआ है, तो इमेज को अगर देखिए आप
तो यहाँ पे अगर पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ACR के ऊपर आप चले जाएंगे और वहाँ पे जाके भी सेम आपको उसी तरह उसका मेंबरशिप या उसका वो लेना पड़ेगा। और अगर इसके सेंटर में देखें वेब डेवी इन कैटलॉगर डेस्कटॉप, तो ये एक ऐसी सर्विस है कि आप जो DDC यूज़ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल आप राइट साइड पे टॉप पे देखें तो वेब डेवी की वो एक येलो कलर के अंदर आइकन भी बना हुआ है। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको जो डेवी की जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो भी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी शानदार जो है वो सर्विसेज है। इसके साथ साथ मैं आगे और भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की कैटलॉगिंग के हवाले से जो सर्विसेज हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आपने ज़रूर उनको ट्राई करना है, ज़रूर एक दफ़ा आपको जब भी नेट मिले, नेट की फैसिलिटी मिले तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये जब आप RDA के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो इतनी इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, टाइटल की इतनी अक़साम आपको मिलेंगी, पब्लिशर की अक़साम मिलेंगी, एडिशन की, पेजेस की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी वो आपको यहाँ पे मिल गई। अच्छा जी, ये एक चीज़ है, ये दूसरी पिक्चर है, पिक्चर नंबर 2 है कैटलॉगर डेस्कटॉप के ऊपर, और ये प्रॉपर कैटलॉगर डेस्कटॉप का इमेज है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि एक एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड एडिशन 2002 रिवीजन, ये लिखा हुआ है, इसकी बायोग्राफी है। और इसके अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ACR के टोटल जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं सारी की सारी यहाँ पे दी हुई हैं। आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे देखनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसके वो रूल्स जो हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। मसलन फ़र्ज़ करें जी, आपने देखना है डिस्क्रिप्शन के बाद इंट्रोडक्शन, ये शुरू में तो आ गया, इसके बाद म्यूज़िक है, कार्टोग्राफिक मटेरियल है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मोशन पिक्चर्स हैं, यानी कि जिस आइटम के बारे में भी आपको कैटलॉगिंग करनी है तो आप यहाँ पे जाके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो उसकी कैटलॉगिंग के रूल्स और प्रिंसिपल जो हैं वो सारे के सारे गाइड कर देगा। ये इतनी एक ज़बरदस्त इन्होंने ये सिस्टम ACR जो है उसके हवाले से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ये जो सर्विस प्रोवाइड की हुई है। इसके बाद अगर पिक्चर आप नंबर जो है वो 3 देखें तो ये RDA टूल किट के बारे में है कि RDA टूल किट जो है आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी बारे में अगर देखिए आप तो वही 2001 साइड पे उसका है वो इसका एडिशन है ACR का, और दूसरी तरफ जो RDA टूल किट है उसके अंदर देखिए ऊपर टॉप के ऊपर जो मेरा ख्याल है रेड कलर का, लाइट या डार्क रेड जो भी है, कलेजी कलर का है कि RDA टूल्स, आगे लिखा हुआ रिसोर्सेज। तो आप जब RDA के ऊपर क्लिक करेंगे तो RDA की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शेयर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया था कि RDA और जो है उसका ACR में क्या डिफरेंस है। देखें, जब ACR था तो उस वक़्त एक ACR को अपना एक अरूज मिला। ACR आज भी इस्तेमाल होता है। RDA ने रिप्लेस किया है AACR2 को। AACR2 की जगह पे RDA आया है। ये कब आया? ये उस वक़्त आया जब इंफॉर्मेशन जो थी वो कंप्यूटर के ऊपर आना शुरू हो गई। ACR उस वक़्त तक कामयाब था जब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बहुत कम था या कम पैमाने पर होता था, क्योंकि मैनुअली सिस्टम ज़्यादा था और मैनुअल सिस्टम जो था वो मुख्तसर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक ज़रिया था। तो ACR के अंदर जो किसी भी किताब की जो इंफॉर्मेशन थी या कैटलॉगिंग बनाने के असूल थे वो मुख्तसर थे। और जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गई तो उस वक़्त जो माहिरीन थे उन्होंने सोचा, उन्होंने परखा और उन्होंने डिसाइड किया कि अब इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा वसी करते हैं और डिस्क्रिप्टिव जो कैटलॉग है उसकी तरफ जाते हैं कि हम वजाहत से किसी भी इंफॉर्मेशन को पेश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक किताब के जब किताब हम कैटलॉग करते हैं, कैटलॉगिंग उसकी कर रहे होते हैं, तो एक किताब के अगर 3 ऑथर हैं या फ़र्ज़ करें 4 ऑथर हैं, तो ACR ये कहता था, या ACR के अंदर जो कानून था वो ये था कि आपने अगर 4 ऑथर हैं तो आपने पहले मुसन्नफ़ का नाम लिखना है मेन एंट्री के अंदर, बाकी तीनों को आपने छोड़ देना है और एक मुसन्नफ़ का नाम लिखने के बाद आपने ओमिशन मार्क दे देना है, मतलब 3 डॉट्स दे देने हैं। और इसका 3 डॉट्स का मतलब होगा कि मुसन्नफ़ कुछ और भी हैं लेकिन यहाँ पे पहले मुसन्नफ़ का नाम लिखा गया है। लेकिन RDA के अंदर क्या हुआ, RDA के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप चूँकि इंफॉर्मेशन वसी है,
कंप्यूटर के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो हम शीट बनाते हैं, कैटलॉगिंग शीट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो क्यों ना इसके अंदर 4 ऑथर जो हैं वो चारों के चारों नाम वहाँ पे लिखे जाएँ। तो ये फ़र्क है कि जो ACR है वो कहता है कि अगर 4 ऑथर हैं तो सिर्फ़ आप पहले का नाम लिखेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। जो RD है वो कहता है कि नहीं, 4 ऑथर हैं या 5 है या 6 है या 10 है, सबको आपने डिटेल में वहाँ पे लिख देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इसी तरह ACR कहता था कि ये ACR का जो रूल था वो ये था कि अगर एक टाइटल बड़ा है, 2 लाइनों के ऊपर आ रहा है, तो आपने आधा टाइटल दे के आगे ओमिशन मार्क दे देना और टाइटल बाकियों को छोड़ देना है। जबकि RDA कहता है कि नहीं, टाइटल जितना मर्जी तवील हो, चाहे वो 2 लाइनों पे है या 10 लाइनों पे, आपने कंप्लीट टाइटल लिखना है, कोई इन्फॉर्मेशन किताब की छोड़नी नहीं है। तो ये फ़र्क है RDA में और इसके ACR के अंदर। लेकिन दोनों रूल्स बेस हैं, दोनों याद रखिएगा, दोनों के अंदर वही रूल्स यूज़ होते हैं जो पहले ACR के अंदर हुए थे, अब वहाँ पे है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि RDA ऑनलाइन जो हम कैटलॉगिंग करते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, और जब आप मैनुअली काम करेंगे तो उसके लिए ACR जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन दोनों एक ही असूल के ऊपर हैं, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग कोड्स के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव जो कैटलॉगिंग रूल्स हैं उसके ऊपर मबनी है कि आपने वजाहती इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, इसके बाद है जी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स अथॉरिटी कंट्रोल। ये अथॉरिटी कंट्रोल जो होता है ये भी एक बड़ा अहम काम है। ये सर्विस जो है ये भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रोवाइड कर रही है। ये अथॉरिटी फ़ाइल बड़ी हम लाइब्रेरियों के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं। अथॉरिटी फ़ाइल बड़ा एक शानदार काम है जो लाइब्रेरी अमूमी तौर पे ख़ुद इसको सरअंजाम दे रहे होते हैं, और इसको हम मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, इसकी सिंपल सी अगर देखें आप, इसी पिक्चर के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो LC कंट्रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे LC जो है परमानेंट लिंक लिखा हुआ है या परमा लिंक लिखा हुआ है, इसके बाद हेडिंग्स लिखी हुई हैं। ये उसकी शेप्स है। अच्छा, इसमें अथॉरिटी कंट्रोल क्या होता है? ये एक वैसे बड़ा वसी टॉपिक है, इसके ऊपर बड़ी अच्छी डिटेल हो सकती है, और इसमें अगर मैं सिंपल अंदाज में कम टाइम के अंदर बताऊं तो अथॉरिटी कंट्रोल ये होता है कि कोई भी लाइब्रेरियन, फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी जगह पे बतौर लाइब्रेरियन काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मुसन्नफ़ीन के जो नाम हैं उनकी एक अथॉरिटी फ़ाइल बना लूँगा। जितने भी मेरे पास कोई किताबें आती हैं या उनके जो मुसन्नफ़ होते हैं, मैं उनकी एक अलहदा से एक फ़हरिस्त बना लूँगा, और उनको जिस हिसाब से मैंने एक लाइन में मैं लिख दूँगा उनका ओरिजिनल नेम, और दूसरी लाइन में उनका लिख दूँगा जो कैटलॉगिंग ACR के मुताबिक मैं अडॉप्ट करूँगा तरीक़ाकार, उसके मुताबिक मैं उनका नाम लिख दूँगा। अब जी मैंने 5 साल वहाँ पे गुज़ारे, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया, मैं कहीं और चला गया। मेरे बाद जो लाइब्रेरियन आया, अगर वो मेरी उस अथॉरिटी फ़ाइल को नहीं देखेगा, वो अपने तरीके से कैटलॉगिंग शुरू कर देगा और मुसन्नफ़ का नाम अपनी मर्ज़ी से लिखना शुरू कर देगा, तो देखिए वहाँ पे बड़ा डिफ़रेंस आ जाएगा। कुछ किताबें किसी तरीके से होंगी और दूसरी किताबें किसी और तरीके से हुई होंगी। तो अथॉरिटी फ़ाइल वहाँ पे उसकी हेल्प करेगी, वो उसी फ़ाइल को देखेगा जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने या किसी और ने किया होगा, वो उसको देख के उस नाम के हिसाब से या उस तरतीब के हिसाब से वो देख के कैटलॉगिंग कर लेगा। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है ये एक ह्यूज, एक बहुत बड़ी जो कलेक्शन अथॉरिटी फाइल्स की है वो आपको देता है कि जिसकी मदद से आप जो है कैटलॉगिंग कर सकते हैं, अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इसके बाद ये पिक्चर नंबर 5 है कि ये भी अथॉरिटी जो रिकॉर्ड है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको आपने रखना है। तो ये भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जो सर्विस है, आप इसको भी ज़रूर जाके एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर देखना है। और ये इसके अगर देखें आप, राइट साइड के ऊपर गो का निशान है, वहाँ पे जब आप जाएंगे इसकी पिक्चर पे, तो ये सारी की सारी सर्विसेज वहाँ पे पड़ी हैं। अगर कहेंगे तो मैं इनके लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, आप लिंक के ज़रिए वहाँ पे जाके देख सकते हैं। माशाल्लाह आप कम्पिटेंट हैं, काबिल हैं, आप ज़रूर, आपकी रसाई इस तक होगी। आपने शायद मुझसे पहले भी या इन चीज़ों को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपने इसको ज़रूर विज़िट करना है। ठीक है जी, तो ये ऑनलाइन जो है वो पहले मैंने आप, ये ऊपर वाली पिक्चर सेम ही है, ये वाली जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की है, अथॉरिटी रिकॉर्ड को जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड्स के मुताबिक इसको रखते हैं, तो वो कैसे रखते हैं, तो वो ये उसकी दूसरी शक्ल थी। ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं, जितनी भी कंट्रीज़ इनके साथ एफिलेट हैं, उन तमाम जो कंट्री हैं उनके जो अथॉरिटी कंट्रोल है
जो इनको अथॉरिटी जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के तहत इनको कंट्रोल करते हैं, उन तमाम की यहाँ पे जो है वो कंट्रोल लिस्टें पड़ी हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो थे, LCRI, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल्स इंटरप्रटेशंस, ये LCRI ये एक अब्रीवेशन है, इसके बारे में भी आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। और ये आपको इसके बारे में, ये LCRI ये एक अब्रीवेशन है, इसका फुल वर्ड जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल्स इंटरप्रटेशन, ये नाम है इसका। इसके बारे में भी आपने ज़रूर याद रखना है। और ये हम टेस्ट के अंदर इसके ये सवालात जो हैं वो आपसे पूछेंगे भी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स ACR2 के अख्तियारात, तरमीमात और तशरीहात से मुतल्लिक अपने फ़ैसले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल्स इंटरप्रटेशन की शक्ल में फराहम किए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इंटरप्रटेशन का आगाज़ जो था वो 1988 में हुआ था। उसी समाही में इसको अपडेट किया गया और 2005 तक ये हर साल इसकी अपडेट जो थी वो शाया होती रही। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो इंटरप्रटेशन के इतलाक़ ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ साथ दीगर लाइब्रेरियों की फ़हरिस्त साजी में मुस्तकिल मिजाजी को यकीनी बनाया, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए कैटलॉगर या कैटलॉग डाटा का इस्तेमाल करती हैं। फ़िलहाल LCRI जो है वो कैटलॉगर के डेस्कटॉप के ज़रिए काबिल रसाई है। इसको जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की इंटरप्रटेशन है, इसको आप कैटलॉगर डेस्कटॉप के ऊपर, जिसकी मैंने ऊपर आपको पिक्चर दिखाई थी, इंटरफेस भी दिखाया था, उसकी मदद से आप उसको इसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी टू वर्ड RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, यानी कि अब आते हम कि जो ACR है वो RDA की तरफ कैसे बढ़ा। 2000 की दहाई में उसके शुरू में ACR के एक नए एडिशन पर बहस शुरू हुई। 2004 में नए एडिशन 2 पर नज़रसानी के लिए ACR 3 पर काम शुरू हुआ, यानी कि जो ACR 2 पुराना चल रहा था, रिवाइज चल रहा था, उसके ऊपर दोबारा नज़रसानी की और उन्होंने कहा कि हम इसका तीसरा एडिशन शुरू करते हैं। और इस तीसरे एडिशन के लिए जो है टॉम डेलेसी को इसका एडिटर मुकर्रर किया गया। JSC ने बड़े पैमाने पर, JSC जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने बड़े पैमाने पर इसके ऊपर नज़रसानी करने का फ़ैसला किया और दिसंबर 2004 में ACR 3 का जो पहला ड्राफ्ट था वो तैयार करके उन्होंने कमेटी के सामने पेश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि ACR 3 को फिर बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं जी, अब इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो चुकी है, तो कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि हम ACR 3 को अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसको अब दोबारा नहीं शामिल करना या इसके ऊपर दोबारा काम नहीं करना। और फिर आखिरकार 2005 में इसके अमल के ऊपर या इसका जो काम था उसके ऊपर काम जो है वो बिल्कुल रोक दिया गया और इसको एक नए सिरे से नए आगाज़ के साथ, नए तर्ज के साथ नया काम करने का फ़ैसला किया गया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि RDA को इफ़ला के जो एक तैयार करदा नज़रियाती मॉडल्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डाटा, इन दोनों के नाम के तहत या इन दोनों के एक जो रूल्स इफ़ला ने तय किए थे उनके ज़रिए इसको दोबारा इसके ऊपर नज़रसानी की गई और उसके ऊपर काम शुरू किया गया। ये अब नीचे देख भी रहे हैं, जो हम इसको अगर वैसे कहें तो फ़राद यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डाटा और FRBR फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये इफ़ला की तरफ से एक प्रिंसिपल्स थे या एक जो एक नज़रियाती मॉडल था कि कैटलॉगिंग को हम इस तर्ज के ऊपर लाना चाहिए, या एक फ्रेमवर्क जो दिया था उसके ऊपर फिर इसके जो है ACR को काम करने का टास्क मिला और इसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। FRBR और FRAD डिजिटल वसाइल पर खसूसी जो है, क्योंकि ऑनलाइन अब इंफॉर्मेशन है, बल्क के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, हर तरफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी शेयर कर दूँ, इंफॉर्मेशन का ये हाल है कि हर 1 मिनट के बाद जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो एक वाहिद सब्जेक्ट है कि जिसको हर 1 मिनट के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई चीज़ शाया हो रही है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1 घंटे के अंदर 60 आर्टिकल या 60 बुक्स आप ले लें या आर्टिकल कोई भी यानी कि इंफॉर्मेशन है वो आ रही है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 1400 के लगभग जो इंफॉर्मेशन है वो केमिस्ट्री के ऊपर शाया हो रही है दुनिया में। तो ऐसी एक इंफॉर्मेशन की बहुतात जो है या तेज़ी से उसकी प्रिंटिंग है, उसके लिए जो अब तब्दीलियाँ ज़रूरी थी।
ये नहीं हो सकता था कि इतनी तेज़ी से उभरती हुई इंफॉर्मेशन को हम उतनी ही तेज़ी से मैनुअल सिस्टम के ऊपर रख सकें, तो ये एक मुश्किल काम था। इस मुश्किल काम से निपटने के लिए उन्होंने फिर एक नई जो है वो डेटाबेस टेक्नोलॉजी के ऊपर एएसीआर को मुंतकिल करने की कोशिश की। और जो जून 2009 में जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने इन पूरे म्यारात का मतन का जायज़ा लिया और आरडीए को जो है वो पब्लिशर तक पहुंचा दिया और पब्लिशर ने उनको शाया कर दिया। और इसी तरह जो एसीआर टूल था, इसको रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के साथ ज्वाइंट कर दिया गया, जो आरडीए टूल किट नामी एक मरबूत ऑनलाइन प्रोडक्ट के हैसियत के तौर पे जून 2010 में जारी कर दिया गया। यानी कि जो एएसीआर था वो 2005 के बाद दोबारा इसके ऊपर काम नहीं हुआ और उसको मुंतकिल कर दिया गया आरडीए की तरफ, और आरडीए ने 2009 में इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। ये 2005 के बाद काम शुरू कर दिया गया और जून 2009 के अंदर जाके इसको फाइनल करके तैयार करके पब्लिशर के पास भेजा गया, और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और तकरीबन जून 2010 के अंदर इसको आरडीए का पहला जो फॉर्मेट था इसको शाया कर दिया। डिजिटल वसाइल पर खसूसी तवज्जो जो है वो इसके ऊपर दी जाती है। टेक्नोलॉजीज़ का म्यार जो है इसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आरडीए की कुछ नई खसूसियत के साथ एसीआर 2 की मजबूत बुनियाद पर इस्तवार है। यानी कि अब यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो गई। जो सवाल आया था कि आप एसीआर और जो आरडीए में क्या फ़र्क है। तो आरडीए जो है वो बेसिकली स्टैंड कर रहा है एसीआर ने, या एसीआर के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो कवानीन हैं या जो उसने असूल मुरतब किए उन्हीं के ऊपर ये बेस कर रहा है और उसी के ऊपर इसको आगे भी बढ़ाया गया है। तो ये आरडीए की वही जो पुरानी मैंने वो पहले पिक्चर लगाई थी, तो आप इसको देख सकते हैं। आरडीए जो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स हैं आप इसको देख सकते हैं। ये आरडीए टूल किट है, ये उसकी पिक्चर है। और यहाँ पे इसको मैंने तो वैसे इसकी वो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, फ्री अभी तक तो चल रही है, ये किसी वक्त भी बंद हो जाएगी। तो ये आप उसका वो है कि यहाँ पे आप कुछ भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये अब अगर इसका जो मेन स्क्रीन के ऊपर देखें, इंट्रोडक्शन है आरडीए का है, पर्पस एंड स्कोप इसका है, की फीचर्स हैं, ये सारी की सारी जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं आरडीए के, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो गई होगी। तो इंशाल्लाह हम एक जो है वो नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ आपके साथ फिर दोबारा जो है वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे। तो इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर क्वेश्चन करिए और हम उनके कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव और जो है आंसर दे सकें।